मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। जय हिंद। तो हम लोगों ने इतिहास का लगभग काफ़ी पड़ाव पार कर लिया है, और जैसा कि हमारा जो है टारगेट ये रहता है कि कोई भी टॉपिक पूरा हो जाए तो उसके बाद हम प्रश्नोत्तर कराते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है 20 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में हम लोग पहले कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम पूछेंगे, आप लोग बताते चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है, मिनांडर की राजधानी थी बैक्ट्रिया, तक्षशिला, साकल, पुरुषपुर। कहाँ थी? बैक्ट्रिया में थी मिनांडर की राजधानी। अरे तो मेरा पढ़ाया लिखा है सब। बैक्ट्रिया, तक्षशिला, साकल, पुरुषपुर। अच्छा पहले ये बताओ मिनांडर कौन था? मिनांडर कौन था? पूरी रामायण पढ़ा दी और यही नहीं पता है कि सीता कौन थी, राम कौन थे। मिनांडर कौन था? शक था, पहलो था, इंडो ग्रीक था, कुषाण था। कौन था? इंडो ग्रीक था। और इंडो ग्रीक की राजधानी कहाँ थी? साकल में थी। कहाँ थी? साकल में, पाकिस्तान के साकल में। ठीक है, तो इसकी राजधानी साकल में थी। और बैक्ट्रिया मध्य एशिया का अफगानिस्तान वाला हिस्सा बैक्ट्रिया था, जहाँ से इंडो ग्रीक वगैरह आए थे। ठीक है, और पुरुषपुर किसकी राजधानी थी? पुरुषपुर, जिसको पेशावर कहा गया है। पेशावर में किसकी राजधानी थी? कुषाणों की। किसकी थी? कुषाणों की राजधानी थी। कनिष्क वगैरह जो आए नहीं थे। और तक्षशिला किस लिए जाना जाता है? तक्षशिला में कई लोगों की राजधानियां थीं, और वैसे विश्वविद्यालय के लिए। ठीक। वेशनगर में गरुण स्तंभ किसने स्थापित किया? वेशनगर, विदिशा वाला गरुण स्तंभ स्थापित हुआ था ना वहाँ पे। किसने किया था? मिनांडर ने, डेमेट्रियस ने, हेलियोडोरस ने, कटफिसस ने। किसने? डेमेट्रियस ने नहीं, हेलियोडोरस। अरे कटफिसस तो इनकी उपाधि थी। किसकी? कुषाणों की। भीम कटफिसस, कुजुल कटफिसस पहला संस्थापक था ना कुषाणों का, कुजुल कटफिसस, जिसने सोने का सिक्का पहला जारी किया था। वो तो कटफिसस तो इनकी उपाधि थी। और हेलियोडोरस जो था वो हिंद यमन था। कौन था? इंडो ग्रीक था, और राजदूत बनकर आया था। कहाँ? विदिशा में। याद आई कहानी? राजदूत बनकर आया था विदिशा में या वेशनगर में, और वहाँ आया था, मैंने कहानी पूरी बताई थी। आया था यहाँ पर जो है अपने धर्म का प्रचार करने, राजदूत बन करके जा करके, लेकिन खुद भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ था कि इसने जो है गरुण स्तंभ स्थापित किया था विदिशा में। ठीक है, विदिशा वही जो बाद में किसकी राजधानी बनती है? कण्व की। कण्व की राजधानी बनती है बाद में विदिशा। ठीक है, तो उसको वेशनगर भी कहा गया, विदिशा को वेशनगर भी कहा गया। रुद्रदामन प्रथम कौन था? शक राजा, सातवाहन राजा, राष्ट्रकूट राजा, प्रतिहार राजा। शक राजा। रुद्रदामन प्रथम शक राजा। अब शकों की कितनी जो है वो थी, क्षत्रप थी भारत में? 4 तो भारत में थे और 1 अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो जो ये रुद्रदामन प्रथम था ये किस क्षत्रप से था? मालवा या उज्जैन, जो कि पश्चिमी क्षत्रप का हिस्सा था। ठीक है, पहली सदी ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किस मौर्योत्तर शासक के समय भारत आया था? मैंने बताया था ना, एक जो है सेंट थॉमस आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने। तो किसके समय में आया था? मिनांडर के समय, गोंडो फर्नीस के समय, कनिष्क समय, खारवेर के, गोंडो फर्नीस के समय।
ठीक है। और मिनांडर कौन था? इंडो ग्रीक था। मिनांडर के लिए कहानी कौन सी प्रचलित है? इसको किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? नागसेन ने। नागसेन ने बुद्ध धर्म में इसको दीक्षित किया था। और इसके प्रश्नों को एक किताब में लिखा था नागसेन ने। कौन सी किताब में? मिलिंद पन्हो। मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है। तो मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न। अरे मैं सब इतनी अच्छी तरीके से खोल खोल के सब बताता हूँ, फिर भी सब भूल जाते हो। भूगोल में दिमाग लगा हुआ है। नहीं, मैंने लास्ट में कहा नहीं था। तुम्हें तो कहा था लास्ट में। तुम्हें तो लास्ट में कहा था कि गुप्त। नहीं, भूगोल की नहीं लास्ट। तो अरे तो ये अभी तो कल ही पढ़ाया है इसको। नहीं चलो मान लो भूगोल ही कहा था, लेकिन ये प्रश्न में पूछ रहा हूँ, कल ही तो पढ़ाया था इसको। तो क्या मतलब एक दिन के मतलब 24 घंटे भी नहीं पूरे हो रहे हैं और साफ हो जा रहा है, क्या मतलब है? खारवेल कौन था? अच्छा, खारवेल। इसी में एक ऑप्शन है खारवेल। मिनांडर, कनिष्क, खारवेल। खारवेल कहाँ का राजा था? चेदी वंश का था। लेकिन चेदी वंश कहाँ पर थे? कलिंग में। कलिंग में। खारवेल का एक गुफा अभिलेख था। कौन सा? हाथी वाला। हाथी गुम्फा अभिलेख है। पांचवा प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? हिंद, यमन, शक, पहलव, कुषाण। सबसे पहले कह रहा है प्रश्न में सर्वप्रथम हिंद यमन। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, लेकिन जो है शुद्ध सिक्के सोने के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के जो 124 ग्रेन के थे, कुषाणों के समय में जारी हुआ था। ठीक है। तो प्रश्न बिल्कुल बारीकी से समझना। जब भी एग्जाम में बैठो तो प्रश्न बारीकी से समझना। 3 प्रकार से सोने के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आएगा, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने ढाले? हिंद यमन ने ढाले। किसने ढाले? हिंद यमन ने ढाले। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने जारी किए। ठीक है, ये ध्यान रखो। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। इसमें ऑप्शन में जीवक और चरक भी है, सुश्रुत भी है। तो जीवक कौन था? जीवक के बारे में बता दिया है मैंने एक बार। बिंबिसार का राजवैद्य था। ठीक है, जिसको कहाँ भेजा गया था? महाबुद्ध का अतिसार सही करने। महाबुद्ध के साथ नहीं, चंड प्रदोत को जो है पीलिया रोग हो जाता है, अतिसार का रोग हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए भेजा जाता है बिंबिसार के माध्यम से। और बिंबिसार ने अपने मतलब जो साम्राज्य प्रसार था उसमें कई नीति अपनाए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और मित्रता करके। तो ये मित्रता ही था, चंड प्रदोत से मित्रता करके जो है उसके साम्राज्य को शादी, इसकी बेटी से शादी, इससे नहीं, चंड प्रदोत की बेटी से नहीं। चंड प्रदोत तो अतिसार से पीड़ित था। ठीक है, वो तो लिच्छवी राजकुमारी थी। रिवाइज करने जा करके सब। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है। 7वां प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके 2 प्रमुख चरित्र हैं, नागसेन तथा, वही प्रश्न आ गया मिलिंद पन्हो में, नागसेन और किसके बारे में है? कनिष्क, हेलियोडोरस, मिनांडर या भागभद्र? मिनांडर। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर 2 जो है चरित्र, ये IAS में प्रश्न आया है। ठीक है, मिनांडर और जो है नागसेन। नागसेन से प्रश्न करता है मिनांडर, तो उसको किस में लिखा है? नागसेन ने मिलिंद पन्हो में। ठीक। महाभाष्य के रचनाकार, अच्छा ये भागभद्र भी इसमें आया है। तो भागभद्र के समय ही हेलियोडोरस आया था। विदिशा का जब राजा कौन था उसमें? भागभद्र था। तभी उसी के समय हेलियोडोरस आया था, जिसने विदिशा में या बेसनगर में क्या स्थापित किया था? गरुड़ ध्वज। ठीक है। 8वां प्रश्न, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि किसके पुरोहित थे? महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि किसके पुरोहित थे? सम्राट अशोक के, कनिष्क के, पुष्यमित्र शुंग के, गौतमी पुत्र सतकर्णी के। पतंजलि किसके पुरोहित थे? कनिष्क थे। कनिष्क के थे, पुष्यमित्र शुंग के थे। कनिष्क ने
वो कनिष्क के समय में पार्श वगैरह थे, जो मैंने बताया था। कनिष्क के समय में जो है नागार्जुन थे, पार्श थे, अश्वघोष थे, सब भूल जाते हो। चरक था, जिसने चरक संहिता लिखा था। पुष्यमित्र शुंग ने, पतंजलि का जो है पुरोहित, वो पतंजलि इसका पुरोहित था, इसने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक, अब कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन का मतलब यहाँ ए दिया है, कारण में आर लिखा हुआ है। ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। तो कथन कह रहा है कुषाणों का उद्गम ईरान था। कुषाणों का उद्गम ईरान था, सही है, पश्चिमी चीन था। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मध्य एशिया दिया होता तब तो सही रहता, क्योंकि मध्य एशिया में आता था पश्चिमी चीन वाला हिस्सा, लेकिन हमने इसमें सीधे ईरान लिख दिया है, तो इसलिए कथन क्या हो गया, गलत हो गया। कारण कह रहा है वे यूची जनजाति से उत्पन्न थे, यूची जनजाति के थे। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन है, ये गलत है, परंतु आर सही है। ये हो। 10वां प्रश्न है सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सतकर्णी फर्स्ट, सिमुक, गौतमी पुत्र सतकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी? सिमुक था। सिमुक ने तो सातवाहन वंश की नींव डाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा, हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी थी। मूवी देख के नहीं आए हो, इसका मतलब मूवी देख लेते तो पता चल जाता नहपान को किसने हराया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। और 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? सतकर्णी प्रथम ने, सतकर्णी प्रथम ने। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में, इनको जो है रिवाइज किया करो। सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की नींव डाली थी, सिमुक ने। फिर सतकर्णी प्रथम आता है। सतकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागनिका। नागनिका ने एक नानाघाट अभिलेख लिखा था। नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो ये सब इतनी जानकारी है। और इसके अलावा उसने कौन सी प्रथा शुरू की थी? नहीं, प्रथा कौन सी शुरू? भूमिदान की प्रथा शुरू की थी सतकर्णी प्रथम ने। ठीक है, ये भी नानाघाट के अभिलेख से पता चलता है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी कौन था? किससे हारा था ये? रुद्रदामन प्रथम, जो शक क्षत्रप था उज्जैन का, रुद्रदामन प्रथम, उससे ये हार जाता है। कौन? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक, 11वां प्रश्न सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? ए वाला ऑप्शन है सीसा और तांबा। पूरा सुन लो पहले, ऐसे टिक मत मारा करो। बी वाला है सीसा और पोटीन। पोटीन में भी तो ढाला था, ये भी तो सही हो जाएगा, तो दोनों तो सही हो जाएंगे। और सी वाला है सीसा, तांबा, पोटीन, चांदी। और डी वाला है सीसा, तांबा, सोना, चांदी, पोटीन। सोना था नहीं, काट दो। तो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन सही किसको लगाओगे? जिसमें सब है। और सब किस में है? सी वाले में है। सीसा, तांबा, पोटीन, चांदी। सोना था नहीं तो क्रॉस मारो। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम प्रश्नों को जब हल करते हैं तो कई मेथड अपनाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए। जैसे हमको पता है कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे, तो फिर ये वाला ऑप्शन देखते ही आप उसको क्या कर दोगे? कट कर दोगे कि ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन पद्धति, छटनी करना। 12वां प्रश्न है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला है, कहाँ से मिला है? भुवनेश्वर के पास, उदयगिरी की पहाड़ी पे। तो इसमें किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल, सतकर्णी प्रथम, वसुदेव या समुद्रगुप्त? खारवेल का। 13वां प्रश्न विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है विक्रम और शक संवत में? तो अब पता होना चाहिए विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, शक संवत कब शुरू हुआ था। तो इसमें पहला है 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 319 वर्ष। गणित आती है कि नहीं आती है? कह रहा है विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है। तो विक्रम संवत शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में। कब शुरू हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत शुरू हुआ था 78 एडी में। तो दोनों का अंतर कैसे निकलेगा? घटाएंगे कि जोड़ेंगे दोनों को? 57 से 0 तक आएंगे तो 57 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? उल्टी गिनती चल रही है उधर से ना। 57 से 0 तक आएंगे तो 57 वो और 78 इधर जा रहा है 78 ये, तो 57 में 78 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग लगाया करो। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या कहती है कि जब माइनस में चल रहा है, भाई देखो समय, जब समय देखो ये है इधर का समय, ये 0 है, ये 0 है,
जहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है। और इसके पहले यहाँ पर माइनस में 57 है और यहाँ पर 78 में एडी है। तो अब दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? यही तो पूरा दोनों के बीच अंतर होगा, यही तो होगा। तो दोनों के बीच अंतर यही होगा। तो इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? भाई यहाँ तक आओगे तो 57 हो जाएगा, फिर यहाँ से 78, तो 57 प्लस 78 कितना हो जाएगा? 135। ठीक है। इस प्रकार की परीक्षा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये कहीं लिखा हुआ थोड़े नहीं मिलेगा किताबों में, लेकिन प्रश्न बनाने वाले दिमाग लगा के ऐसे ही बना देते हैं। किसी किताब में इस तरीके से प्रश्न नहीं मिलेगा। किताब में तो ये मिलेगा कि 57 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था? विक्रम संवत की जो है विक्रम संवत शुरू हुआ था, और 78 एडी में शक संवत शुरू हुआ था। ठीक है। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च शायद 1957 में इसको राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। ठीक है। ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि विक्रम संवत है, शक संवत ही है। और विक्रम संवत संविधान जब बना था तो संविधान में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, प्लस ब्रैकेट में लिख दिया गया था विक्रमी संवत। तब उस समय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को नहीं घोषित किया गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान में विक्रमी संवत लिखा हुआ है। अभी तक किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि जो संविधान हमारा जो उसका आमुख है, जो उद्देशिका है, हमारे संविधान जैसे हमारे जो है कोई भी किताब होता है तो उसमें कुछ आमुख लिखा होता है, उद्देश्य लिखा होता है कि किताब में क्या पढ़ोगे आप। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे संविधान में आमुख लिखा है, जो उद्देशिका लिखी है उसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि इतने तारीख को संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया जाता है। तो उसमें जो है विक्रमी संवत का जिक्र हुआ है। तो विक्रमी संवत कब शुरू हुआ था? 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में। और 1949 में हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। तो कितना विक्रम संवत हो जाएगा? यानी कि उसमें 57 जोड़ेंगे 1949 में, तो 2006 विक्रमी संवत में हमारा संविधान भारत में अंगीकृत किया गया। ठीक है। और ये प्रश्न कभी नहीं आया है किसी भी परीक्षा में, और कोई बनाने वाला बना सकता है। 14वां प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। कनिष्क के अनुसार जो है इसमें उसके यानी कि कौन कौन उसके दरबार के जो है विद्वान लोग थे। तो इसमें 4 नाम दिए हुए हैं। ये किसी IAS का प्रश्न है। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श और कालिदास। तो कोड में दिया है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब डी वाले में सभी। तो कनिष्क के दरबार में कालिदास था क्या? तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे, इसे भी हम क्रॉस करेंगे। कालिदास तो गुप्त काल में आएंगे, आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में। लेकिन अश्वघोष भी था, वसुमित्र भी था और पार्श भी था। पार्श एक जैन दार्शनिक था। ठीक है। तो ये भी थे तीनों। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 है। 15वां प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? गांधार शैली कला की किसके समय में फली फूली? कुषाणों के समय, मौर्यों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय। कल ये टॉपिक थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया था। कुषाण के समय में गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, थोड़ा समझ लो, 2 कला शैलियों का निर्माण होता है। और कुषाण लोग मोस्टली कनिष्क जो है किस धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को। तो उसके पहले जो है गांधार कला शैली जो है शुरू होती है। गांधार कला शैली में ही महात्मा बुद्ध के मूर्तियों का सबसे पहले निर्माण होता है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का सबसे पहले निर्माण कहाँ होता है? गांधार कला शैली में। और गांधार कला शैली, गांधार वाला कौन सा क्षेत्र है? गांधार का क्षेत्र ये वाला है, ये वाला क्षेत्र है गांधार वाला। ठीक है। तो गांधार वाले क्षेत्र में यहीं पर बामियान था ना, अफगानिस्तान में, आपने नाम सुना होगा बामियान। अफगानिस्तान में बामियान में जो है महात्मा बुद्ध जी की खड़ी मूर्ति थी। पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया था, एक एकात्मक पत्थर, एक ही पत्थर का खड़ी मूर्ति। और जो है यहाँ पे जो तालिबानियों ने बम लगा करके उस मूर्ति को उड़ा दिया था। अभी जो है शायद 2006 या 10 वर्ष की या 6 की घटना है। ठीक है। तो उसको उड़ा दिया था। तो ये कौन सी शैली से निर्मित थी? गांधार कला शैली में। कौन से? गांधार कला शैली। और गांधार कला शैली की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में क्या बनाया गया है? इसमें भौतिक चीज़ों को दिखाया गया है।
जैसे उनके बाल जो थे बिल्कुल पत्थर में ऐसा तराशा गया है, बाल को बिल्कुल उभरा हुआ दिखाया गया है, और उनके कपड़े की जो सिलवटें हैं वो सब उभरे हुए दिखाए गए हैं। ये पहचान है गांधार कला शैली की। जो मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पर इस तरीके से मिले हैं। उनकी मूँछों को दिखाया गया है बाकायदा, उनकी जो है कपड़ों को, उनके चप्पल जूतों को, उनके पैरों को दिखाया, अर्थात भौतिक चीज़ों को दिखाया गया है। थोड़ा सा फूहड़ तरीके से इसको दिखाया गया, क्योंकि ये लोग हिंद एवं थे। और जो मथुरा कला शैली है, जो मथुरा क्षेत्र में मिलती है, मथुरा कला शैली में यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की जो मूर्ति बनाई गई है उसमें आध्यात्मिक चीज़ें दिखाई देती हैं। महात्मा बुद्ध जी पद्मासन में बैठे हुए होंगे, ठीक है, उनके पीछे चक्र लगा होगा जिससे सूर्य किरणें निकल रही होंगी, अर्थात जो है योगी। और इस तरीके की मुद्रा में कहाँ से हमको मिलती है? मथुरा कला शैली में, ठीक है। तो ये स्किप हो गया था लेकिन आज समझा दिए। तो ये किससे संबंधित है? कुषाण से संबंधित है। कुषाण से कौन? गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। और ये महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियों के निर्माण से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियों का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? कुषाणों से शुरू होता है। कहाँ से? कुषाण काल से, ठीक है। इसके पहले महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, ठीक। 15 प्रश्न हो गए। 16वां प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? अब ये प्रश्न आ गया है, सही काल बताने हैं जो भारत में मौर्योत्तर काल में आक्रमणकारी आए थे। शक, कुषाण, यूनानी। ध्यान से सुनना, शक आए, कुषाण आए, यूनानी आए। ए वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में यूनानी, शक, कुषाण, सी वाले में शक, यूनानी, कुषाण, डी वाले में यूनानी, कुषाण, शक। पहले कौन आए थे? यूनानी। तो अब इसमें ऑप्शन में हमको छांट लेना है। 2 ऑप्शन में शक दिया हुआ पहला, तो ये कट जाएगा, और 2 ऑप्शन में यूनानी दिया है। अब यूनानी के बाद पता होना चाहिए कौन आए थे, कुषाण आए थे कि शक आए थे? शक आए थे। तो शक आए थे, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, यूनानी, शक, कुषाण। लेकिन बीच में पहला छूट गया है, मतलब इसमें ऑप्शन में नहीं दिया था मैंने। तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला कौन आया था? यूनानी। इंडो ग्रीक, जो इंडिया में रहने लगे इसलिए इंडो ग्रीक कहा गया उनको। और उसके बाद में कौन आया? शक आए। शक के बाद पहलव आए, और सबसे अंत में कुषाण आए। ये क्रम याद रखना। हाँ, ये भी प्रश्न IAS में आया हुआ है। 17वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची वाला है, एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दी गई है। हिंद एवं की राजधानी कहाँ थी? अभी प्रश्न आया था एक तरफ जो है हिंद एवं दिया है, कुषाण दिया है, कण्व दिया है, सातवाहन दिया है, और राजधानी उसकी पेशावर, साकल, विदिशा और अमरावती दी है। तो हिंद वन की राजधानी कहाँ थी? साकल। भूल जाते यार, पैरासूट दिमाग का खोल के बैठा करो। और कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर। और कण्व की राजधानी अभी बताया था मैंने, कण्व की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में या बेसनगर, विदिशा, बेसनगर। और सातवाहन की राजधानी, 2 राजधानियाँ थी सातवाहन की। सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अमरावती। बाद में प्रतिष्ठान में स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने अमरावती लिखा है। 18वां प्रश्न है, भारहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भारहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने, अग्निमित्र ने, कनिष्क ने। देखो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा फैक्ट जो है रह गया था। पुष्यमित्र शुंग जो था, ये हालांकि कट्टर ब्राह्मण था और बौद्धों का बहुत बड़ा जो है विरोधी था। तो इसने जो है एक बार ऐसे ही पूछा कि भाई अशोक क्यों फेमस हुआ था? तो किसी बौद्ध मुनि ने बता दिया कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कर दिया, इसलिए फेमस हुआ। तो इसने जो है उठाया अपना भाला और चकिया, तलवार, घोड़ा, बैठ गया और कहा मैं 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दूंगा। तो इसने 84,000 स्तूप नष्ट कर दिए। लेकिन इसके अलावा इसने 2 जगह स्तूप भी बनवाए। सांची में भी स्तूप बनवाए। सांची में अशोक का स्तूप है, अशोक ने स्तूप बनवाए थे, तो उसकी मरम्मत भी करवाई और उसके स्तूप के आसपास कुछ स्तूप भी बनवाए। बाद में जो है जागरण हो गया होगा, दिमाग में बुद्धि आ गई होगी। और जो है दूसरा इसने भारहूत में, भारहूत का स्तूप किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। तो भारहूत का स्तूप जो कि आपका मध्य प्रदेश में भी, सांची भी मध्य प्रदेश में है और भारहूत भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो भारहूत का स्तूप किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। 19वां प्रश्न, संस्कृत व्याकरण कातंत्र का रचनाकार सर्ववर्मन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कातंत्र, एक मैंने बताया था, कातंत्र जो है एक व्याकरण की किताब थी, संस्कृत व्याकरण की किताब थी जिसकी रचना की थी सर्ववर्मन ने। कनिष्क के समय में था। हाल का
जो है इसका दरबार में था, या मिनांडर के या खारवेल के? हाल ने किताब लिखी थी, कौन सी? गाथा सप्तशती, ठीक है। तो हाल के दरबार में था। और 20वां प्रश्न है, लास्ट है, निम्न राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, कनिष्क, खारवेल, पुष्यमित्र, शुंग। जैन धर्म का पुष्यमित्र तो बौद्ध धर्म का और उनका सबका वही था, विरोधी था, ब्राह्मण था, तो जैन धर्म हो ही नहीं सकता है। और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये भी नहीं हो सकता है। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का था, तो खारवेल होगा। और खारवेल बताया भी था मैंने उस दिन, तो खारवेल होगा, ठीक है। तो प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आएंगे, यही सब प्रश्न आते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा। और इसलिए जो है ध्यान से पढ़ा करो, और 1 घंटा बाद में वीडियो देख लिया करो, रिवाइज कर लिया करो जा करके, तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। वीडियो देखोगे और दोस्तों को फैलाओ यार। हम कहते नहीं यहाँ पे कमेंट करो, लाइक करो, भेजो, कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो है कम से कम जो है इतना तो किया करो कि थोड़ा सा जो है अरे मेरी हैबिट नहीं है, मेरा मकसद ये है ही नहीं ये सब करना, लेकिन अब चूंकि कुछ सब्सक्राइब रोज थोड़े नहीं करोगे। एक बार सब्सक्राइब करे, फिर दोबारा सब्सक्राइब करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ, दूसरे फ़ोन से करो, लेकिन दूसरे को बोलो कि वो देखे भी, पढ़ने वाला हो, ठीक है। सब लोग फ़ायदा उठाएं।